क्रैब साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 2 में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा था। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज होकर एंड प्रोडक्ट बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड। और वो भी हमने डिस्कस किया था कि कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशंस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में जाके मेटाबोलाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ reduced coenzymes and ATP molecule बनाएंगे। Dear students, क्रैब साइकिल जो नाम से दिया गया है, सबसे पहले सर हैंस क्रैब ने इस साइकिल को डिटरमाइन किया था, इसलिए इसे क्रैब साइकिल कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है 6 कार्बन, दैट इज सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और TCA साइकिल इसलिए कहा जाता है कि सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल को नाम दिया जाता है एम्फीबोलिक साइकिल। इसे एम्फीबोलिक साइकिल इसलिए कहते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल। एम्फीबोलिक साइकिल इसलिए कहा जाता है, इसमें कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है, इसलिए इसको एनाबोलिक भी कहते हैं। एनाबोलिज्म मींस anabolic and catabolism means catabolic भी है। कैटाबॉलिक तो है क्योंकि ब्रेकडाउन होती है, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में और क्रैब साइकिल में आगे मेटाबोलाइज होगा तो प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम एंड ATP। लेकिन एनाबॉलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो इस साइकिल से प्रोड्यूस होती हैं वो आगे अदर मेटाबॉलिक पाथवे में, अदर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि जब हम नॉन कार्बन कंपाउंड से ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाते हैं, ग्लूकोनेओजेनेसिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती हैं वो ग्लूकोनेओजेनेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हम इस साइकिल को एम्फीबोलिक साइकिल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर हम मेटाबॉलिज्म करते हैं प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म, क्योंकि हम यहाँ पर कैटाबॉलिक एस्पेक्ट्स ही डिस्कस करेंगे। जब कैटाबॉलिज्म प्रोटीन का होता है, प्रोसेस कॉल्ड डीअमाइनेशन, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनेगी एसिटाइल कोएंजाइम A, या हम फैट्स को या लिपिड्स को जब मेटाबोलाइज कराते हैं कैटाबॉलिज्म होगा बीटा ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी एसिटाइल कोएंजाइम। सेम है जब कार्बोहाइड्रेट्स
कैटाबोलाइज होके प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट बनती है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशंस जाएंगे क्रैब साइकिल में इन दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल जो परफॉर्म होता है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्रैब साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, जैसा कि NADH+H and FADH2। क्योंकि इस प्रोसेस में जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, जैसा कि हम आगे देखेंगे साइकिल में, तो हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये रिड्यूस कोएंजाइम आगे चल के जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होंगे तो बनाएंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस प्रोसेस में, तो यहां पर हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करते हुए आ रहे हैं। तो हमने यहां पर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम मेटाबोलाइज करवाते हैं तो रिजल्ट में प्रोडक्ट बनती है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस की। हमने पढ़ा था ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट हमने देखा कि पायरुविक एसिड बन रही है 3 कार्बन कंटेनिंग। तो जब ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेशन में जाएंगे, यहां पर याद रखिएगा जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस भी होगा, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कोएंजाइम ए यहां पर एंटर होगा, और डिहाइड्रोजनेशन से जो रिमूव होने वाले हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से पिकअप करेगा NAD+, तो प्रोडक्ट हमारे पास होगी NADH+H। जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो बनेगी एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, जो आगे भी एरोबिक कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में जाके मेटाबोलाइज होगी। जिससे डियर स्टूडेंट्स, हमने अब एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रैब साइकिल में लेकर जाना है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि साइड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, इससे एसिटाइलेशन ऑफ
पायरुविक एसिड भी कहा जाता है, जिसमें हमने इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनाई 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए, और प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसे हम कंडेंस करेंगे एक्सालो एसिटिक एसिड से या एक्सालो एसीटेट से, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक्सालो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सपोज करें हमें कोई एक कारोबार करना है और हमारे पास जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीस और हमें 6 लाख रुपीस चाहिए, तो श्योर है हम किसी से बैरो करेंगे, किसी फ्रेंड से उधार मांगेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास जो है वो 2 कार्बन है और हमें 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है सिट्रिक एसिड, इसलिए हम एक्सालो एसिटिक एसिड से 4 कार्बन लेंगे। यहाँ जब एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंस्ड होगा विद एक्सालो एसिटिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी that will be citric acid, citric acid 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें किसी भी किस्म की डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो एंजाइम ए मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उस एंजाइम को हम नाम देते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो बनी सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। अब सिट्रिक एसिड चेंज होगा इनटू सिस एकोनाइटिक एसिड मॉलिक्यूल में, जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जो एंजाइम इस्तेमाल होगा एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंजाइम्स in the presence of iron, ferrous iron. Then econitic acid change into isocitrate या isocitric acid। सिट्रिक एसिड में जो कि आल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एंजाइम सेम एज हमारे पास एकोनाइटेज होगा और फेरस आयन की प्रेजेंस में। अब आइसोसिट्रिक एसिड प्रोसेस में यहां पर होगी डीकार्बोक्सिलेशन, और याद रखिएगा जहां डीकार्बोक्सिलेशन होती है वहां डिहाइड्रोजनेशन जरूर होती है। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव होगा और डिहाइड्रोजनेशन होगी, तो जो प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन है उसे पिकअप करेगा NAD+
and change into NADH plus H plus O. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी अल्फा ब्यूटारिक एसिड, दैट विल बी विथ 5 कार्बन। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन, क्योंकि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया रिमूव। देन यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन हुई, डिहाइड्रोजिनेशन हुई और प्रोडक्ट बनी अल्फा ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन। Then again अल्फा ग्लूटारिक एसिड यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और कोएंजाइम ए इन होगा इस प्रोसेस में। क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रही है तो यहाँ डिहाइड्रोजनेशन भी होगी, तो जो पैदा होने वाले हाइड्रोजन है उसे पिकअप करेगा NAD, बनेगा NADH प्लस H। डिहाइड्रोजनेशन भी हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी सुसिनाइल कोएंजाइम ए, दैट विल बी 4 कार्बन। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल यहां रिमूव हो चुके हैं, डिकार्बोक्सिलेशन हो चुकी है, प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास 4 कार्बन। यहां पर ऑलमोस्ट आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि साइकिल तो भी आधा हुआ है और सर कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया। तो याद रखिएगा हमारे जो 2 कार्बन थे एसिटाइल कोएंजाइम के पास वो यहां पर यूज हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इवॉल्व हो चुके हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बनी है सुसिनाइल कोएंजाइम ए। अब मजीद यहाँ पर आगे किसी भी किस्म की डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, किसी भी किस्म का कार्बन लॉस करना हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो 4 कार्बन हमने ज़ाइलोएसिटिक एसिड से लिए हैं हमें वो रिटर्न करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कार्बन को लॉस करें। अब सुसिनाइल कोएंजाइम ए will be changed into succinic acid, succinic acid 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यहां कार्बन लॉस नहीं होगा, यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगी, एडीपी प्लस एटॉमिक फॉस्फेट एंटर होंगे और प्रोडक्ट बनेगी 1 एटीपी मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन होगी, कोएंजाइम ए यहां से बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट बन गई सुसिनिक एसिड। जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो होगा
succinate thiophanase। succinate thiophanase एंजाइम की प्रेजेंस में succinate coenzyme will be changed into succinic acid, then succinic acid will be changed into fumaric acid, that is also 4 carbon containing compound। यहां पर प्रोसेस फिर होगा डिहाइड्रोजनेशन का। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होंगे उसे पिकअप करेगा FAD and will be changed into FADH2, जो कि कोएंजाइम है। देन ये जो हमारे पास बनने वाला फ्यूमेरिक एसिड है, it will be changed into malic acid, that is also 4 carbon containing compound। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, then malic acid will be changed into xyloacetic acid in presence of enzyme millet dehydrogenase। यहां पर डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा, एंड यू नो वेरी वेल जब डिहाइड्रोजनेशन होगा तो यहां से निकलने वाले हाइड्रोजन को पिकअप करेगा NAD and will be changed into NADH plus H plus। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी बनी है? एक्सालोएसिटिक एसिड। तो यहां पर हमारा ये साइकिल कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू देता जाऊं। हमने एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस किया था एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम से ही हमारा क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है। जो एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड है वो साइड रिएक्शन है, जो कि जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनती है एसिटाइल कोएंजाइम A। जब हम पायरुविक एसिड को एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड प्रोसेस में लेकर जाते हैं तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A जब कंडेंस्ड होगा विद xyloacetic acid in presence of enzyme citrate synthase, product will be citric acid 6 carbon, then enzyme will be aconitase in presence of ferrous ion will be changed into cis aconitic acid, then aconitase enzyme in presence में दोबारा फिर in presence of ferrous ion the product will be isocitric acid 6 carbon। यहाँ पर प्रोसेस होता है डिकार्बोक्सिलेशन का, और डिकार्बोक्सिलेशन जब होगी तो डिहाइड्रोजनेशन भी होगी, तो एंजाइम इस्तेमाल होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। देन प्रोडक्ट बनी अल्फा ब्यूटारिक एसिड 5 कार्बन, देन अगेन प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन का हुआ एज वेल एज डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, और कोएंजाइम
ए इंटर होगा, प्रोडक्ट बनेगी सुसिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन कंटेनिंग, एंड सुसिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सुसिनिक एसिड में। जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगी, एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा और कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा। देन सुसिनिक एसिड अगेन कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड, प्रोसेस होगा डिहाइड्रोजनेशन, FAD पिकअप करेगा हाइड्रोजन को, बनाएगा FADH2। देन फ्यूमेरिक एसिड will be changed into मैलिक एसिड, लेकिन जहां पर जो एंजाइम होगा वो होगा फ्यूमेरेज एंजाइम। वाटर लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट करेगा मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड में फ्यूमेरिक एसिड को। देन मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन में जाएगा, हाइड्रोजन पिकअप करेगा NAD, बना देगा NADH+H+। देन जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी ज़ोलिक एसिड, मींस ज़ैलो एसिटिक एसिड। तो हमारे पास ये रिएक्शन, ये साइकिल कंप्लीट हुआ। जो हमने बैरो किए थे 4 कार्बन, दोबारा फिर हमने ज़ोलिक एसिड को, ज़ैलो एसिटिक एसिड को रिटर्न किए। अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो याद रखिएगा, हमारे पास जो डायरेक्ट एनर्जी बन रही है वो है एक एटीपी मॉलिक्यूल। डायरेक्ट जो एटीपी है वो है 1, लेकिन यहां पर हमारे पास प्रोड्यूस कोएंजाइम बहुत सारे बने हैं। इसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बने हैं NADH+H के, जो कि आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और जाना भी लाजमी है ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। एक NADH+H प्रोड्यूस करेगा 3 ATP, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस करेंगे? 9 ATPs। और नेक्स्ट हमारे पास जो रिड्यूस कोएंजाइम बना है वो बना है FADH2। एक मॉलिक्यूल है FADH2 का जो प्रोड्यूस करेगा 2 ATPs। तो हमारे पास जो टोटल ATPs बनी है वो यहां पर बनी है 12 ATPs। एक हमारे पास डायरेक्ट, 9 हमारे पास NADH+H के ऑक्सीडाइज होने से, एंड देन एक FADH2 से 2 ATPs। देन हमारे पास जो टोटल ATPs वो है 12। लेकिन याद रखिएगा, जब हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करवाया था और हमने जो है वो पार्विक एसिड मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज किया था, एसिटाइलेशन ऑफ पार्विक एसिड में लेकर गए थे, तो वहां पर भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था NADH+H का। जब वो भी मजीद ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी अगेन 3 ATPs, और 12 and 3 + 3 = 15 ATPs। तो हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल पायरिक एसिड का मेटाबोलाइज हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम बना, और एसिटाइल कोएंजाइम से आगे रिड्यूस कोएंजाइम बने, एक एटीपी मॉलिक्यूल बना, तो हमारे पास जो टोटल एटीपीज बनी वो 15। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पढ़ा था जो एटीपीज बन रही थी वो कितनी थी? वो थी 8 एटीपीज। 8 एटीपीज ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी। तो यहां पर मेटाबोलाइज हमने किया है एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड को। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमें एंड प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड के मिले थे, जब एक मॉलिक्यूल और हम जो है मेटाबोलाइज करेंगे बाय क्रैब्स साइकिल, तो हमारे पास मजीद 15 एटीपीज बनेगी। तो हमारे पास जो नेट एटीपीज बनेगी वो बनेगी 38।
जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज होकर क्रैब साइकिल में जाएगा तो टोटल एटीपीज जो बनती है वो बनती है 38, क्योंकि 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 एटीपीज। मजीद एक पारिक एसिड मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज होगा प्लस 15, तो हमारे पास जो एटीपीज बनेगी वो बनेगी 38 एटीपीज, जिसमें से आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा कि जब फास्फोराइलेशन हो रही थी तो हमने 2 एटीपीज इस्तेमाल भी की थी। अब हम माइनस कर देंगे जो कि एटीपीज यूज हुई थी, तो हमारे पास वो थी 2 एटीपीज। तो जो नेट एटीपीज मिलेगी वो होगी 36। कितनी होगी? 36। तो याद रखिएगा एमकेट के हवाले से आपने याद रखना है कि किस तरह एटीपीज और कितनी एटीपीज फाइनली जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो 36 बनती हैं। और अगर बात हम करें एक जो है वो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास जो एटीपीज बनेगी वो बनेगी 15। लेकिन अगर हम कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास जो नेट एटीपीज हमें मिलेगी वो मिलती 36। क्यों हम माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास फास्फोराइलेशन में 2 एटीपीज ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं पीछे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इस प्रोसेस में से काफी सारे क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के चांसेस भी हैं, क्योंकि याद रखिएगा यहां पर जो डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है वो 2 जगह पर हो रही है और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हो रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कितने मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स। और जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है, एक एटीपी डायरेक्ट बन रही है, ये भी आप याद रखिएगा। सो जो रिड्यूस कोएंजाइम बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं हमारे पास FADH2 NADH+H। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इस प्रोसेस पर हम कुछ MCQs पे काम करेंगे। थैंक्स।